हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कोटल एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित। हम लोग आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपके साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये भी आपको पता है। तो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले ये देख लो कि आज हम ना 2019 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2019 में से पहले के जो आपको पेपर चाहिए वो आपको कोटल एकेडमी मिशन यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप देख सकते हो सारे के सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। अभी तक जो आए हैं 2011 से लेकर 2018 तक। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन 2019 का? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, बुद्ध पहले ही दिख गए बुद्ध, तो हमको एक बार एक काम करेंगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म पे एक आध दो वीडियो बना लेंगे हम लोग, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए आपको। तो बुद्ध से मैंने बोला बुद्ध और जैन से कोई क्वेश्चन आते जाते हैं, तो देखते हैं पहला क्या कहता है क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बुद्ध में देवोत्रोपण, ठीक है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, दूसरा है, ठीक है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि महायान बौद्ध से संबंधित है, क्योंकि बुद्ध को देवता जो बनाया था महायान बौद्ध ने, बुद्ध शाखा ने बनाया था। हीनयान क्या कहते थे कि बुद्ध एक क्या है, महापुरुष मात्र है, देवता नहीं है। मूर्ति उपासना पूछा है, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? चलो, ये सारी की सारी विशेषताएं हमने देखी हैं। देखो, जब उन्होंने देव बनाया, देवोत्रोपण, इसका मतलब होता है देव का आरोपण करना। आप कहोगे और हिंदी में समझाओ। आरोपण मतलब देव बना देना, सिंपल सी बात है। तो बनाया था उन्होंने देव। जब किसी को देव बनाओगे तो ही तो उसकी मूर्ति बना पाओगे। अगर आपने किसी को देव बनाया नहीं तो मूर्ति बना के क्या करोगे? धेला हम नहीं करोगे उससे। तो मूर्ति भी सही है। और बोधिसत्व हमने कल या उससे पहले की, मतलब 1-2 साल पहले के क्वेश्चंस में देखा था कि बोधिसत्व का काम क्या है। बोधिसत्व का काम है पथ प्रशस्त करना। किसका? आम आदमियों का। किसको? निर्वाण की ओर। तो तीनों के तीनों सही है और सही पूछी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल्याण मंडप किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी? देखो, ये द्रविड़ शैली का भाग है। कल्याण मंडप मंदिरों में द्रविड़ शैली का भाग है। द्रविड़ शैली में क्या होता था? द्रविड़ शैली में कई सारी उपशैली आई हैं। उनमें से एक उपशैली थी कृष्णदेव राय के समय या विजयनगर साम्राज्य के समय। विजयनगर साम्राज्य के समय एक विशेषताएं दिखी। एक तो जो गोपुरम रहते थे, गोपुरम मतलब मंदिरों के प्रवेश द्वार, इन प्रवेश द्वार को राय गोपुरम कहा जाने लगा। दूसरा था कि मंदिरों में कल्याण मंडप और अम्मन मठ बनाए जाने लगे। अम्मन मठ क्या था? अम्मन मठ का मतलब होता था कि देवी को समर्पित भाग मंदिर का। और कल्याण मंडप का मतलब क्या था? कल्याण मंडप एक बड़ा सभा भवन होता था, जो मंदिर में आगे प्रांगण रहता था मंदिर की दीवारों के अंदर ही, उसी को बोलते हैं सभा भवन। आज भी मंदिरों में आप देखोगे कल्याण मंडप बनाए जाते हैं। बस उनको ना मंडप अकेला बोला जाता है उत्तर भारत में, कल्याण मंडप का बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य में। तो देखते हैं विजयनगर कहाँ लिखा है। डी हमारा ऑप्शन होगा इसका। सही आंसर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं। ये आप देख लो, ये रहा कल्याण मंडप, जो सभा भवन है, जो स्पेशली इसको ना स्तंभों के सहारे बनाया जाता था सभा भवन को। ये एक आकृति बनी हुई है और ये अंदर भवन बना हुआ है, इसी को बोलते थे कल्याण मंडप। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करते हैं। पंढरपुर, ठीक है। चंद्रभागा नदी, अच्छा, ठीक। दूसरा है तिरुचिरापल्ली, कावेरी नदी, और हम्पी मालप्रभा नदी। कौन से युग्म सुमेलित हैं? ये पूछा है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं। देखो, अब इन नदियों को आप हर जो तीर्थ स्थल है या हर जो विशेष स्थान है नदियों को याद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो हम्पी है, हम्पी, उसमें लिखा है मालप्रभा। तो इससे आप पकड़ सकते हो कि मालप्रभा जो है वो थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ है कर्नाटक में, क्योंकि आप सहायक नदी मेन जो पढ़ते हो मुख्य नदियों की, उसमें आप मालप्रभा भी पढ़ लेते हो। अगर नहीं पढ़ा हो तो याद रखिए कि मालप्रभा जो हम्पी जो है मालप्रभा नदी के तट पर नहीं है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत और 3 से हमारा बन जाएगा। या तो फिर आपको दोनों ही होने चाहिए, या तो फिर आपको पंढरपुर भी पता हो चंद्रभागा और तिरुचिरापल्ली भी पता हो कावेरी। तिरुचिरापल्ली कई लोगों को पता हो सकता है कि कावेरी नदी के तट पर है, तो उसके बाद भी हमको एक का अनुमान तो
लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपको 3 पता है कि 3 नहीं है तो आपका आंसर आसानी से निकल आएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आप देखोगे कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है। जो हम 11, 12, 13 तक पढ़ रहे थे, फिर 14 में भी देखा तो वो थोड़े सिंपल प्रकार के क्वेश्चन थे। लेकिन 14 के बाद से जैसे आप देखोगे ट्रेंड में बदलाव आया है, थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। देखते हैं टफ, तो अगर टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको भी अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, आपको भी अपनी हिस्ट्री को अच्छा करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सही करना है तो। क्योंकि आप देख रहे हो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिला के 15 से 16 से हम मानेंगे 16 से लेके 20 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ए एवरेज चल रहा है। तो आप इतने क्वेश्चन को छोड़ तो सकते नहीं हो। इनमें से मॉडर्न की संख्या ज़्यादा है ओबियसली, तो मॉडर्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एंशिएंट और मिडाइवल को एवरेज तो पढ़ना ही है आपको, और आर्ट एंड कल्चर को भी अच्छे से पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपनी रेंज में लेके आ सकें। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है? चहूंदड़ो पढ़ा है आपने, चहूंदड़ो और कोट दीजी, ये दोनों तो आपने देखे ही होंगे। चहूंदड़ो और कोट दीजी ये दोनों तो हैं हड़प्पा के स्थल, और कहाँ पे पाए जाते हैं? ये दोनों सिंध प्रांत में हैं। अगला है सहगोरा। सहगोरा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, अभी बताऊंगा क्यों। देसलपुर ये भी है, ये कच्छ गुजरात में कच्छ में अवस्थित है। ये कौन सा? देसलपुर। अब आप देखो सहगोरा क्यों नहीं है। आपने सहगोरा अभिलेख के बारे में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख था जिसमें वर्णन था कि यहाँ पर जो मतलब चंद्रगुप्त का मौर्य साम्राज्य जो था वहाँ पर अकाल के समय जो सेवा की जाती थी, मतलब उपलब्ध कराए जाते थे कुछ फ्री में वस्तुएं, लोगों की मदद की जाती थी। सहगोरा अभिलेख में ऐसा वर्णन है। तो सहगोरा कहाँ हुआ? सहगोरा हुआ पूर्वी भाग में, तो हड़प्पा स्थल नहीं हो सकता, तो हड़प्पा स्थल है भी नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग एक काम कीजिए ना, इनके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आसानी बैठेगी। एक बार आप जल्दी से देख लो। आजकल जो हड़प्पा का स्थल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो है धौलावीरा, और धौलावीरा में को अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। 39 पे था शायद, दोनों को साथ में किया है, रुद्रेश्वर महादेव और धौलावीरा को, तो 39-40 अपने साथ फिक्स कर लीजिए। ये रहा कोट दीजी, ये अवशेष मिले हैं वहाँ पे। दूसरा चहूंदड़ो, ऐसा परिकल्पना की गई कि ऐसा शहर हुआ करता था चहूंदड़ो। वो रहा सहगोरा, और ये रहा देसलपुर, जंगल है देसलपुर में तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लेखित है? अब आपको ना इसको ठीक ठाक अंडरलाइन करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ में आता है क्वेश्चन। उभारदार मूर्ति, कौन सी उभारदार मूर्ति शिल्प है जिसके शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ अशोक का चित्र भी है, और अशोक को क्या कहा गया है? राजा अशोक कहा गया है। अब सिंपल में बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है? क्योंकि अशोक का ज़्यादातर शिलालेखों में नाम देवानाम प्रिय है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो किसमें अशोक को अशोक कहा गया है? तो 3-4 हैं वो आप लोगों को पता होगा। जैसे उड़गोलम एक अभिलेख है, वहाँ भी अशोक का नाम अशोक है। यहाँ जो ऑप्शन है वो है कंगल हल्ली, एक्चुअली कंगल हाड़ी है, तो कंगल हाड़ी ये ऑप्शन इसका सही है। बाकी जगह नहीं कहा गया है। देखो सहगोरा यहाँ फिर से आ गया है। तो अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन पहली बार में पढ़ते तो शायद इस पे आप ध्यान दे पाते। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट गो में ना सारे 100 क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उनमें से जो आपको एग्जैक्ट पता है कि मेरे गलत हो ही नहीं सकते, अगर आपने लगाया 30 तो 30 तो मेरे गलत हो ही नहीं सकते, 29 भी नहीं होगा, वो सबसे पहले टिक करना चाहिए, और उसी दौरान आप इस सहगोरा भी पढ़ लेते। ज़्यादातर सेट में जो एक क्वेश्चन था ऊपर नीचे ही थे, मतलब पहले हड़प्पा वाला था, उसके जस्ट बाद ये वाला आ गया था। तो आपको पहले पढ़ना चाहिए, एकदम लगाने मत भर जाया करो गोले। एक लगाया गोला लगा दिया, एक दूसरा सही किया गोले लगा दिया। तो पहले 100 क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उनको गोले लगाने हैं। तो अब आंसर निकल गया है। बस ये देख लो कि सांची में भी है, शाहबाजगढ़ी में भी है, और सहगोरा में भी अभिलेख उपस्थित हैं। हमने देखा था सहगोरा का। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम, बलात् मतलब जबरदस्ती श्रम, बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब ये पूछ रहे हैं कि बलात् श्रम जो गुप्त काल में था उसके बारे में कौन सा सही है। अब आप लोग सोच रहे हो कि अब हर चीज़ पढ़ेंगे क्या? तो देखते हैं, आप पहले
जिसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन आपको बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा आसानी से। देखते हैं, फिर आरोप लगाएंगे इस पर, कैसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो। एक कथन है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। क्या ऑप्शन है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो इस पर गोल लगा लेते हैं अभी के लिए। अब देखते हैं दूसरा। एक गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। एक शब्द आ गया यहाँ पे पूर्णतः, और एक ऐसा है अतिवादी, एक्सट्रीम शब्द है। मतलब ऐसे शब्दों को हम लोग अवॉइड करते हैं, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो जनरली गलत रहते हैं, तो इसको हम मानते हैं भी गलत। और ऐसा हो भी कैसे सकता है कि गुप्त साम्राज्य का जो मेन क्षेत्र था वो उत्तर भारत था, तो यहाँ पे हो हमारे, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में सारी सुविधाएं हैं और मध्य प्रदेश में नहीं हो। पड़ोसी हैं, ज़्यादा दूरी है नहीं इन दोनों के बीच, तो पर कैसे ऐसा हो सकता है? तो गलत भी होगा। सी, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी के, क्यों भाई बलात् श्रमिकों को मजदूरी क्यों मिलेगी? एक बात ये भी है, साप्ताहिक मजदूरी के हकदार होता था, गलत, ये भी नहीं हो सकता। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र, मतलब बड़ा वाला, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, मजदूर के बड़े पुत्र को बलात् श्रम के रूप में भेज दिया जाता था। किसी को भी भेज दो, क्या ही दिक्कत है, जिसका मन आपको भेज सकते हो। तो ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? ए। ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा सोचो, ध्यान लगाओ, तो आसानी से आसानी से नहीं, थोड़ा मीडियम लेवल पे बन सकता था आपसे, अगर आप दिमाग लगाते तो, क्योंकि ये एलिमिनेट हो रहे हैं बाकी वाले जो ऑप्शन है वो। ये वाली चीज़ आप डायरेक्ट तो कम पढ़ने को मिलती है आपको, लेकिन आप इसको अपनी समझ से लगा सकते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या संबंध थे? देखो, जमींदार और जागीरदार दोनों अपने शब्द सुने होंगे। जागीरदार वो होते थे जो उनके ज़मीन दी जाती थी, मतलब वेतन जो दिए जाते थे मनसबों को, अगर वो ज़मीन के रूप में दिया जा रहा है तो उसको जागीरदार बोला जाता था। ये आपने पढ़ा होगा। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है जागीरदारों के बारे में। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी इतना टफ है नहीं है। ये वाला कथन पढ़ने में ही लग रहा है कि गलत है, इसको गलत। अब हम देख लेते हैं एक कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब या तो हमारा 2 निकलेगा या फिर डी निकलेगा, ना तो 1 ना ही 2। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। गलत है ये वाली बात भी। जब राजाई वंशानुगत हो तो बाकी व्यवस्था भी स्वतः वंशानुगत हो जाती है, तो वंशानुगत होते थे। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? डी निकलेगा हमारा आंसर इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो आप मनसबदारी प्रथा पढ़ते हो, वो मनसबदारी जो प्रथा थी मुगलों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। जैसे मनसबदारी है, एकता व्यवस्था है, ये 2 ही तो व्यवस्थाएं आप जो मुगल काल के बारे में पढ़ते हो, तो इनको तो आपको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। जो राजस्व वसूली का प्रभारी होता था उसको आमिल कहा जाता था। ये वाली बात सही है। अगर आप स्टैंडर्ड्स बुक भी पढ़ोगे तब भी बात आपको पता चल जाएगी। बस याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना चाहिए। तो एकदम सही है पहला कथन। तो जहाँ जहाँ 1 है वो हमारा आंसर हो सकता है, केवल ये गया। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। अब मुझे आप बताओ, अगर देशी थी तो सल्तनत काल से पहले कब आपने एकता को पढ़ा है? आप एक ही बार एकता को पढ़ते हो पूरी हिस्ट्री के दौरान, वो है सल्तनत काल। अगर पहले होती तो आप उसको पहले भी पढ़ते। तो एकता व्यवस्था जो है देसी व्यवस्था तो नहीं थी, इसको सल्तनत काल में जो गुलाम वंश के शासक थे उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने इसने ठीक ठाक योगदान दिया था। इस जो व्यवस्था थी एकता व्यवस्था को, उसको बहुत सशक्त करने में योगदान रहा है। क्या थी एकता व्यवस्था? जैसे एक राज्य है, राज्य के अंदर प्रांत और प्रांत के अंदर एकता भूमि होती थी।
इस इक्ता पे किसी को दे दिया जाता था, भाई तू इसका राजस्व संभाल, तो इसको कहा जाता था इक्ता एक प्रकार से। चलिए, तो 2 हो गया हमारा गलत, जहाँ 2 है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये भी गया, ये भी गया, तो हमारा आंसर क्या बचा? हमारा आंसर बचा ए। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या बुराई है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। गलत बात है, क्योंकि मीर बख्शी का जो पद था वो आपने पढ़ा होगा मुगल एरा में, मुगल काल में। तो ये वाला कथन भी गलत हो गया। पहले हमको पता चल गया था, तो हमको कथन गलत बोलना ही है, तो दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है 8वें का? 8वें का आंसर है ए। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि जितने प्रमुख संत हुए हैं उन सब ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, एक आध बात उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उनके समकालीन एक आध शासक आप याद कर लो कि कौन उनके समकालीन हैं। 1-2 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, जैसे कबीर हैं, वो सिकंदर के समकालीन थे, तो ऐसे तो याद हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो संत हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे गुरु रामदास थे, 5वें गुरु, अकबर ने उनको भूमि दान की थी, आपको पता है, तो याद हो गए कि 5वें गुरु अकबर के समकालीन हैं। लेकिन उसको पूछ भी तो नहीं रहा, उसकी जगह क्या पूछ रहा है? बाकी जो सूफी संत हैं या फिर जो भक्तिकालीन संत हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है सब बातें। तो देखते हैं, पहला, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। ये गलत कथन है। क्यों? क्योंकि संत निम्बार्क जो हैं वो 13वीं सदी के संत हैं, और अकबर कब दिखाई देता है? अकबर हमको दिखाई देता है 16वीं सदी में। 1542 में तो बेचारे का जन्म हुआ है, 13वीं सदी में कहाँ से पहुँच जाएगा? तो ये वाले नहीं हो सकते। देखो, मैं आपको बोल रहा था ये वाली बात कि अब जो है इस प्रकार के क्वेश्चन का रेशियो बढ़ जाएगा, जिसमें ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 या 2, या ना तो 1 ना तो 2। तो ये वाले ऑप्शंस लगाने हमको टफ पड़ता है। जब वो वाले ऑप्शंस आते हैं 1 2, 1 2 3, 3 और 4, तो उसमें थोड़ा आसान रहता है, उसमें एलिमिनेशन के द्वारा हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जब ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो थोड़ा टफ तो पड़ता है। लेकिन हमारी अगर समझ अच्छी होगी, क्लैरिटी होगी, तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं दूसरा कथन। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के से अत्यधिक प्रभावित थे। संत कबीर जो थे वो शेख अहमद सरहिंदी के से अत्यधिक प्रभावित थे। मैंने अभी बता ही रहा था संत कबीर के बारे में। ये किसके समकालीन थे? ये थे सिकंदर सूरी, जो सिकंदर लोदी था उसके समकालीन। कहा जाता है कि उसने इसको मरवाने का प्रयास भी किया था, मतलब सिकंदर लोदी ने 2-3 बार कबीर को मारने का प्रयास किया था। ठीक है, अगर किया हो तो क्या बुराई है। आप ये देखो कि जो अहमद सरहिंदी हैं ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित हैं, नक्शबंदी जो सिलसिला था उससे संबंधित हैं, और ये कबीर के बाद हुए हैं। ध्यान रखना, कबीर के बाद, ना कि कबीर से पहले। और जब कबीर के बाद हुए हैं तो कबीर इनसे कैसे प्रभावित होंगे? ये कबीर से प्रभावित हों तो बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं था, कबीर से ये भी प्रभावित नहीं थे। जो अहमद सरहिंदी हैं, इन अहमद सरहिंदी के द्वारा कट्टरता की बात तो की गई है। इन्होंने जो धर्म युद्ध था, जो जिहाद था, उसकी बात की है कि जिहाद ठीक था, ऐसा था, तो ये गलत। तो एक कथन भी हो गया गलत। हमारा आंसर क्या निकला? डी, ना तो 1 ना 2, ये हमारा आंसर निकला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां, मियाँ तानसेन। तानसेन आपको पता होगा कि तानसेन हिंदुस्तानी संगीत के एक बहुत अच्छे संगीतकार थे और बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अलग अलग राजाओं का दरबार देखा है। वो बघेल वंशीय शासक रामचंद्र के दरबार में रहे हैं, ग्वालियर के जो तोमर वंश का विक्रमजीत है उनके दरबार में रहे हैं, और अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे हैं। इतना उनको उपलब्धि प्राप्त है। मियाँ, यहाँ लिखा है मियाँ। आप देखो इस क्वेश्चन में ना उनने फॉर्मेटिंग ऐसी की है। तानसेन भी पूछ सकते थे, मियाँ क्यों पूछा? क्योंकि उनको मियाँ भी उपाधि दी गई थी और तानसेन की भी उपाधि दी गई थी, दोनों उपाधि हैं। और उनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे नाम था। कई सारे रागों की खोज की उन्होंने, जैसे मियाँ की सारंग है, मियाँ मल्हार है, ये सब उन्होंने खोज किया है। कानड़ा राग जो है वो भी तानसेन के द्वारा ही खोजा गया है। तो बहुत अच्छे संगीतकार थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान भी जो है, तानसेन सम्मान का घोषणा की जाती है कि उसको तानसेन पुरस्कार या तानसेन सम्मान दिया गया है। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बहुत फंसने वाला ये वाला ऑप्शन था,
कई लोग इसमें फंस भी सकते थे, क्योंकि अकबर ने उपाधि तो दी थी लेकिन तानसेन नहीं दी थी। अकबर ने उपाधि दी थी मियाँ। देखो अब वहाँ पे मियाँ तानसेन लिखा हुआ है, तो अगर आपको वहाँ से पकड़ में आता तो आता, अदरवाइज नहीं आता। दूसरा, तानसेन ने पूछा क्या है, पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। इस नहीं को ध्यान रखना है। तो हमको आंसर ऑलमोस्ट मिल ही गया है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर ले रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की थी, मतलब ध्रुपद, एक ही शब्द ध्रुपद, उसकी रचना की थी। तो आपको पता है कि तानसेन जो है वो ध्रुपद के गायक थे, तो ये वाला सही हो गया है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की है, ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि तानसेन जो है, जो भी, तानसेन से मतलब नहीं, जो भी दरबारी कवि होगा, दरबारी संगीतकार होगा, वो राजा के पक्ष में तो गाएगा ही। चाहे वो बाण भट्ट हो तो उसने हर्षचरित्र लिखी है, अपने राजा की तारीफ की है, या कालिदास हो तो मालवी का अग्निमित्र लिखी है। ऐसे ही जितने भी लोग होंगे वो अपने दरबारी की जो उनको संरक्षण प्रदान कर रहा है उसके बारे में तारीफ करेंगे, नहीं तो दरबार में क्यों बिठा लेगा, भगा देगा, चलो निकलो यहाँ से। तो ये वाली बात भी सही है। तानसेन ने अनेक राग, मैंने बताया था, उन्होंने मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, इन सब रागों की खोज की है। अब बात उठती है कि अगर तानसेन की उपाधि अकबर ने दी तो किसने दी है? मैंने आपको बताया था विक्रमजीत, जो ग्वालियर का तोमर वंशीय शासक था, उसने तानसेन को उपाधि दी थी तानसेन की। मतलब रामतनु जो पांडे थे, रामतनु जो मिश्र थे, उनको तानसेन की उपाधि देने का काम ग्वालियर के विक्रमजीत ने किया था, और वो तोमर वंश से संबंधित थे। ये जो तोमर वंश था ये समकालीन था लोदियों के। मान सिंह तोमर, आपने नाम सुना होगा, मान सिंह तोमर को परास्त किया था सिकंदर लोदी ने। ये बात आप याद रखिएगा कभी काम में आए तो। देखो अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके बारे में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन आने के बाद, क्योंकि हमने एक तो यूपीएससी का तेवर देखा है, क्या ट्रेंड देखा है कि जो ऑप्शन पीछे पूछ चुका है भविष्य में भी वो ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं। मतलब 1-2 साल बाद कहीं ना कहीं उस ऑप्शंस, मतलब अपने क्वेश्चन से संबंधित ही कुछ पूछ लेता है, ये ट्रेंड है। 1-2 भी अगर हो सही तो आप पास और फेल करा देते हैं। जहाँ आप पॉइंट से फेल हो रहे हो वहाँ आपको 3-4 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। ध्यान रखिए। तो ये जो हैं जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके जो ऑप्शंस हैं अच्छे से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्र आधार और वैयक्तिक चित्र पर अधिक जोर दिया था? देखो एल्बम को लिखा क्या है, चित्र आधार, एल्बम ही लिख देते हैं। शादी की एल्बम देख देख के परेशान हो गए हैं सब लोग, जानते ही एल्बम का मतलब, लेकिन उन्होंने लिखा है चित्र आधार, पता नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। देखो अगर आपको तुक्का भी लगाना होता, आपको समझ में भी नहीं आया क्वेश्चन और चित्र आपको दिख गया है मुगलों के बारे में, तो अगर तुक्का भी लगाना था तो जहांगीर लगाते, क्योंकि जहांगीर ने चित्रकला के लिए बहुत प्रयास किए हैं। ऐसी बात नहीं है, देखो किए बाकी लोगों ने भी, लेकिन मैं तो बात बता रहा हूँ, अगर तुक्का लगाना भी होता तो कहाँ लगाते? जहांगीर पे, और जहांगीर आंसर सही निकलता। जहांगीर ने क्या किया, इसने पांडुलिपियों की जगह एल्बम वाले चित्र बनवाना शुरू कर दिए थे, और व्यक्तिगत स्पेशली, मतलब पर्सनल चित्र, जैसे खुद का चित्र बनवा लिया या फिर किसी और व्यक्ति का चित्र बना दिया। दौलत, आपने नाम सुना होगा, दौलत एक व्यक्ति, एक चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार में था। वो व्यक्तिगत छवि चित्र बनाता था, मतलब व्यक्ति को सामने बैठा ला और चित्र बना दिया। ऐसे चित्र बनाया करता था कौन? दौलत भाई। और जहांगीर ने एक चित्रकला विभाग की स्थापना भी की थी अकारेजा के नेतृत्व में, ये भी आपको पता होगा, याद रखिए बात को। तो अब जहांगीर की चित्रकला के बारे में आपको पता होना चाहिए। भविष्य में 1-2 साल में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगले 2-3 साल में जब भी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। इसने, इतने नहीं, इसने है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। सिंपल लाइन है, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्वदेशी ने एक बात बोली कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी को बढ़ावा देना है। जैसे ही स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो इनका पुनरुद्धार होगा कि नहीं होगा, लोग और ज़्यादा स्वदेशी को अपनाएंगे। इससे स्वदेशी और जो देसी चीज़ें हैं, देसी शिल्पकार हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। यही पहली लाइन कह रही है। सही उत्तर का जवाब देना है, ये भी देखिए।
स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। आपको पता होगा कि वहाँ स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी जो स्कूल थे उनका भी बहिष्कार किया गया था और विदेशी स्कूलों की जगह स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी नगर पंचायत, स्वदेशी ग्राम पंचायत की बात की गई थी कि अब न्याय जो होगा वो ग्राम के स्तर पर पंच करेंगे और स्वदेशी स्कूल खोले जाएंगे। इसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई थी। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद थी प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय शिक्षा तक कार्य करती थी। मतलब प्राथमिक शिक्षा से लेके विश्वविद्यालय शिक्षा तक के बारे में काम करती थी। तो ये पॉइंट आपको पता होगा। इसी दौरान तो आंसर क्या निकला हमारा सी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्कूल या राष्ट्रीय कॉलेज जिसको बोलते हैं, उसकी प्रेरणा ली गई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से और उसका पहला प्रिंसिपल किसको बनाया गया था? अरविंद घोष को बनाया गया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। देखो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने गिरमिटिया जो प्रणाली थी उसके सुधार के लिए काफ़ी काम किए थे, अब साउथ अफ्रीका में थे तब। लेकिन पॉइंट ये है, यहाँ शब्द देखो, क्या उन्होंने उन्मूलन किया था? ये पता नहीं, हो सकता और हो भी सकता है। तो अब इसको रखते हैं स्टैंड बाई पे कि हमने तुमको ना हाँ माना ना माना। दूसरा कथन देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बोर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। यही मैं आपको बात बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगेंगे, आप उनको समझोगे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। मैंने आपको एक बार बताया था एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते टाइम पे कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। तो यहाँ क्या बात कर रहा है कि महात्मा गांधी ने विरोध किया था। जिनको भर्ती करने वाला सार्जेंट ही कहा जाता है तो विरोध कैसे करेंगे? तो विरोध नहीं किया था। तो दो कथन हमारा नहीं हो सकता, जहाँ दो है, तीन जगह दो है, आंसर निकल आया ए। तो उन्मूलन में सहायक थे, बस ये याद रखिए, गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। फिर भी अब देख लेते हैं तीसरा कथन क्या कह रहा है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये बात सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया कि इसकी कोई भी बैठक नहीं होगी और बैठक हुई भी नहीं थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आप देखोगे जो 31 में तो हुआ था, जो 1930 का जो दौर था उसमें कोई बैठक नहीं हुई, कोई आपको अध्यक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद बैठकें दोबारा शुरू हो गई थी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन या संगठन, और सामने लिखा है इधर, शायद क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसा हो गया इसलिए दिखे नहीं, इधर लिखा है नायक लीडर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग कब गठित हुई थी? ये हुई थी 1932 में। 1932 ईस्वी में किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। जब महात्मा गांधी ने देखा कि सांप्रदायिक अवार्ड जो रैमजे मैकडॉनल्ड लेके आया था, सांप्रदायिक अवार्ड के माध्यम से मैकडॉनल्ड क्या कर रहा है? भारतीय समाज में और ज़्यादा विभाजन कर रहा है। तो उन्होंने एक बात महसूस की कि वो इसलिए विभाजन करने में सक्षम हो सकते हैं क्योंकि अभी तक दलितों का उद्धार नहीं किया गया है। तो दलितों के उद्धार के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने इस लीग की, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। तो पहला कथन हो गया सही। अखिल भारतीय किसान सभा ये कब बनी? ये बनी थी 1936 ईस्वी में। किसने बनाई थी? इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, वही है हमारा ऑप्शन, तो दो भी सही हो गया। और सचिव कौन थे? इसके सचिव थे NG रंगा जी थे। इसने एक डिमांड रखी थी कि सभी जितने भी भू राजस्व है उसको आधा किया जाए। मतलब अगर तुम 50% ले रहे हो तो 25% लो, लगान को आधा किया जाए, बस याद रखना। आत्मसम्मान आंदोलन जो था EB रामास्वामी नायकर द्वारा
आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण सदस्य बहुत कम है उसमें, तो मुझे ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होना है जो जातिवाद का बढ़ावा देती है। तो इन्होंने क्या किया, एक नई पार्टी चलाई जिसका नाम, एक नया आंदोलन चलाया आत्मसम्मान आंदोलन। बाद में ये आंदोलन जस्टिस पार्टी से जुड़ गया और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आया। पिछले साल के पेपर में था, जस्टिस पार्टी का क्वेश्चन था, तब हमने ये वाली बात देखी थी। तो तीनों के तीन सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही कथन है। क्यों? क्योंकि 1813 के एक्ट में एक दो काम जो हुए तो उसमें से पहला था कि 20 साल के लिए कंपनी की जो एग्रीमेंट था उसको बढ़ा दिया गया, मतलब 1833 तक कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। इससे पहले जो कंपनी थी उसका एक अधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का। लेकिन अब क्या हुआ, ब्रिटेन में डिमांड बढ़ गई, कच्चे माल की भी डिमांड बढ़ गई, वहाँ औद्योगिक क्रांति हो रही थी। जब औद्योगिक क्रांति हो रही तो माल की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन पूर्णतः नहीं किया है। पूर्णतः एकाधिकार जो समाप्त हुआ था वो 1833 में जाके हुआ था। अभी इनसे कहा कि तुम चाय का जो व्यापार है उस पर एकाधिकार रख सकते हो, और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार भी अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या उनका एकाधिकार समाप्त हुआ, तो हाँ, लेकिन क्या पूर्णतः समाप्त हुआ, तो नहीं। तो पहला कथन है सही, यानी एक है वो हमारा ऑप्शन होगा, बी नहीं हो सकता, सही पूछा है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। देखो ये वाला जो कथन है वो एकदम लेमन कथन है, मतलब बहुत सामान्य कथन है। जितने भी एक्ट आए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संप्रभुता को बढ़ाया ही है। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश संप्रभुता को बढ़ाया है। 1773 का एक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं कंपनी पर भी अपना नियंत्रण बढ़ाया और भारत पर भी पकड़ बनने लगी थी संसद या ब्रिटिश क्राउन। तो ये वाला कथन भी सही है। तो एक और दो दोनों हो गए। अब हमारे पास बचे दो, या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। अब आप बताओ कि भारत का पूरा राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया? नहीं, क्योंकि अभी भी कंपनी ही व्यापार कर रही थी, पूरा राजस्व अभी नहीं आया। अभी संसद का जो अधिकार है वो स्थापित नहीं हुआ है। क्राउन का प्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थापना नहीं हुई है, भारत पर शासन नहीं हुआ है, तो अभी राजस्व पर नियंत्रण भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 2, मतलब ए हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, व्यक्ति, और सामने लिखे धारित पद। उनको कौन कौन से पद दिए गए थे देखते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू, सामने लिखा है अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार है, उदार नहीं है, उदार संघ। ये जो अखिल भारतीय उदार संघ है ये बना था 1918 में। बिपिन चंद्र पाल, तेज बहादुर सप्रू, इन सब ने संघ बनाया था और इन्होंने एक अपनी रणनीति अपना दी। इनकी रणनीति सरकार के पक्ष में ज़्यादा थी कि हम सरकार का समर्थन करेंगे, ध्यान रखना। तो ये वाली बात सही है एकदम। अगला, केसी नियोगी। केसी नियोगी सदस्य थे संविधान सभा के। ये आपको बात पता भी हो सकती है, नहीं भी, लेकिन हाँ ये सदस्य तो थे। तीसरा, पीसी जोशी। पिछले साल भी शायद हमने पीसी जोशी को पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, ये वाली बात भी सही है। तो इसके तीनों के तीनों जो हैं कथन सही हैं। तो आंसर क्या निकलेगा? 1 2 3 कहाँ? ये रहा 1 2 3, डी हमारा आंसर होगा। आज जो 2019 में थे इतने ही क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन आए थे और 16 के 16 क्वेश्चन आपने देखे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 2020 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।